नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह दोबारा से आज हम बैठे हैं वर्ल्ड रिनाउंड टीवीआर नरसिम्हा राव जी की तरफ के साथ। और आपको मालूम है कि इनकी जो भविष्यवाणी है, जो ये कैलकुलेशंस करते हैं, इट इज सो रिमार्केबल कि इट इज बियॉन्ड कोई कोई आसपास भी खड़ा होता नहीं है। तो पहली बात तो ये है, नरसिम्हा राव जी, थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालते हैं, वो भी हिंदी में आप शो करते हैं मेरे साथ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको और आपको सारे प्रेक्षकों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक चीज बताइए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू कवर विद यू। मैं लोगों से पूछा कि आपसे क्वेश्चंस कौन से पूछने हैं, तो जब सेट पहले तो आप ये बताइए कि ट्रम्प जो कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करेंगे, चाइना के साथ लड़ाई है उसका क्या होगा, और यूरोप के अंदर हमने देखा कि वहां पर भी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, यूरोप के अंदर क्या होने वाला है, वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है वो पास होगा या वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन कर लेगा, मोदी जी क्या करेंगे, ममता बनर्जी का क्या होगा, नेपाल का क्या होगा। इतने क्वेश्चंस हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो विल ट्राई टू कवर अप व्हाटएवर इज पॉसिबल, बट स्टार्ट करते हैं ट्रम्प से। व्हाट हाँ, इज ट्रम्प डूइंग? कैन यू जस्ट पुट सम लाइट, और अचीव क्या करेगा वो? मेरा ये मानना है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके पीछे बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है ये वेरी एरेटिक है, वेरी इमोशनल, वेरी लाइक he just makes decisions just like that and is very random, erratic। ऐसा लगता है लोगों को। और ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो मेरे डेमोक्रेटिक फ्रेंड हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत ही एरेटिक बंदा है। जो भी मन में आता है वो कर रहा है। वो ये एक दिन कहता है टैरिफ लगाएंगे, दूसरा दिन कहता है तीन महीने रोकेंगे, एक दिन कहता है 40%, एक दिन कहता है 125%। ये वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। ये वेरी एरेटिक बंदा है। मगर मगर रिपब्लिकन फ्रेंड्स जो है मेरे, वो समझते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है यूएस में। ये जो भी दूसरे देश यूएस का एडवांटेज उठा रहे हैं, उन्हें उनके साथ बेसिकली हिसाब बराबर कर रहा है, वैसा मानते हैं रिपब्लिकन फ्रेंड्स। मगर मेरा ये मानना है, कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, ट्रम्प का जो हॉरोस्कोप है, उनका जो स्वेरिंग इन चार्ट है, जो बेसिकली 4 साल तक कैसा ये गवर्नमेंट चलेगा, कैसा यूएस रहेगा, ये बता सकता है। अगर ये स्वेरिंग इन चार्ट लेके दशा को 4 इयर्स कंप्रेस करके देखते हैं, तो वो भी बहुत बहुत अच्छा काम करता है। सो वो और यूएस के ट्रांसिट्स, यूएस का चार्ट नहीं पता है हमें। यूएस का इंडिपेंडेंस हुआ था जुलाई 4, 1776 को, 1776, जुलाई 4। द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट नोन। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स सिंह लग्न लेते हैं, कुछ कन्या लग्न लेते हैं, कुछ तुला लग्न, कुछ वृश्चिक लग्न, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स धनु लग्न लेते हैं। आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय एनी ऑफ दोस चार्ट्स। मगर एक बात साफ है कि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है यूएस के चार्ट में। सो इसलिए हम चंद्र से गोचार देख सकते हैं। उसके उसके हिसाब से यूएस का 7.5 ही चल रहा है। 2020 जनवरी से 7.5 ही चल रहा है यूएस का। और इफ यू गो बैक इन पास्ट, व्हेनेवर देयर वाज 7.5, यूएस का जब भी 7.5 चल रहा था, इकोनॉमिक ट्रबल्स रहे हैं और यूएस में बिग चेंजेस होके उस इकोनॉमिक ट्रबल से वापस आना हुआ। फॉर एग्जांपल इन 1930s, from 1929 till 1939, US was in Great Depression, struggled for a whole decade. So if you look at that time, for most of that time, US 7.5 में था। और इस तरह बेसिकली 7.5 जब भी आया यूएस के लिए वो बुरा रहा है। इसलिए और इस बार इस जून में राहु जो है वो जन्म राशि में आने वाला है। यूएस के जन्म राशि में कुंभ में आने वाला है। अभी वो मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में आने वाला है। सो जन्म राहु इज नॉट ए गुड ट्रांसिट। सो यूएस 7.5 से गुजरेगा, जन्म राहु से गुजरेगा। सो ये समय जो है ये यूएस के लिए अच्छा समय नहीं है। और मार्च मार्स केतु कंजंक्शन, मंगल जी और केतु जी का जो योग होने वाला है सिंह राशि में, वो भी अच्छा नहीं है। वो सप्तम राशि में होगा यूएस के लिए। सप्तम जो है ये देशों के जातकों में ये
बताता है कैसे फॉरेन रिलेशंस होंगे, कैसे दूसरे देशों से बर्ताव रहेगा, कैसे रिलेशंस रहेंगे, वो सब सप्तम भाव से पता चलता है। और उसमें कुछ केतु का योग होगा। कुछ है मंगल जो है वो है अग्नि ग्रह, अग्नि स्वभाव का ग्रह। और केतु जो है वो है विस्फोटकारी ग्रह, वेरी अनप्रिडिक्टेबल। सो जब भी मंगल और केतु का योग होता है वो वेरी अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस लाता है। और यूएस के लिए ये 7th हाउस में हो रहा है। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, my assessment is that, and also looking at some long term charts which work over 20 years and roughly 300 plus years, my overall assessment is US has calculated that चाइना और रशिया जो है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो रशिया तो वीक हो चुका था 1980s और 1990s में, मगर अब वो फिर भी बढ़ने लगा है। और चाइना जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री, वो कैपिटलिज्म में बदल के, मगर स्टिल सीसीपी इज इन चार्ज। द कम्युनिस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज इन चार्ज ऑफ चाइना। सो कम्युनिज्म कंट्रोल में है, मगर क्रोनी कैपिटलिज्म इज रियली टेकिंग द कंट्री फार। एंड चाइनीज इकोनॉमी इज अ बिग थ्रेट टू यूएस इकोनॉमी। चाइनीज डिफेंस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। सो चाइना यूएस को ओवरटेक करके सुपर पावर जाने के रास्ते में है। इसलिए मेरा ये मानना है कि यूएस के जो नॉट जस्ट ट्रम्प बट द सो कॉल्ड डीप स्टेट, और यू कैन से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, CIA, वेरियस फोर्सेस दैट रन बिहाइंड द सीन्स द कंट्री, दोज फोर्सेस जो है यूएस में, उनका कैलकुलेशन ये है कि चाइना और रशिया को खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। ये टेम्पररी नहीं, हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर देंगे। जैसे ही बाल्कन्स में हुआ था 1990s में, बाल्कन्स विच्छिन्न हुआ था, उसी तरह रशिया को और चाइना को विच्छिन्न करके उनको, उनका जो बल है उसे बेसिकली उन देशों को बेसिकली बलहीन बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और उस प्लान के लिए ये आवश्यक है कि वर्ल्ड इकोनॉमी शुड स्ट्रगल। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एवरीबडी इज एक्सचेंजिंग, पीपल विल इग्नोर जो भी चाइना कर रहा है, जो भी जबरदस्ती कर रहा है छोटे छोटे देशों के साथ, और जो भी एग्रेसिव एक्शन ले रहा है, कुछ नहीं कर सकेंगे लोग। और हमें ये चाहिए कि चाइना के अंदर से रेबलियन आना चाहिए, तब चाइना को विच्छिन्न करने में वेस्ट कामयाब रहेगा। और चाइना में अगर लोगों के मन में जो रेबलियन है वो सप्रेस इसलिए हुआ है कि इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, लोगों के जीवन अच्छे चल रहे हैं, वो मनी बना रहे हैं। जब जिंदगी अच्छी तरह से गुजर रही है, there will be no revolution, there will be no rebellion. There is rebellion under the surface, मगर for it to come to the surface, you need basically to some kind of lack of stability. So डिस्टेबलाइज करने के लिए चाइना को सारे वर्ल्ड इकोनॉमी को थोड़ा डिस्टेबलाइज करना आवश्यक है। सो माई एंड मोर ओवर एस्ट्रोलॉजिकली I've been saying that the time from 1920 till 1932 or so is basically a compressed version of 1918 to 1940 basically. So पहले पैंडेमिक हो गया और जो भी इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, और 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया, और 10 साल के बाद महायुद्ध हो गया, वर्ल्ड वार 2 हो गया। वो कंप्रेस स्केल में अभी चल रहा है। और 2025 और 2026 जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही डेंजरस टाइम है, बहुत ही नाजुक वक्त है। इसलिए दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू डू समथिंग क्रेजी एंड डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड इकोनॉमी। It will affect US also, it will affect all the countries, but the impact on China will be larger because you will basically China is running because of economy being strong. If Chinese economy is destabilized, the calculation is that कुछ रेबेलियन हो जाएगा, कुछ विप्लव हो जाएगा चाइना के अंदर से, और यूएस उसे बढ़ा के जो शोले हैं उन्हें बहुत ही
बड़े अग्निज्वाला में बदल के चाइना को पतन की ओर ले जाएगा। मगर ये भी कैलकुलेशन है कि अगर वैसा होगा, चाइना डिस्टेबलाइज होने वाला है, तब चाइना एक युद्ध शुरू करेगा, एक महायुद्ध शुरू करेगा। सो my assessment is that US is prepared for that. US is prepared to destabilize the world economy, destabilize China from inside, and then if there is a big war, basically be prepared to take on China in a big war. So my assessment is that deep state ने ट्रम्प को चुना है, क्योंकि इस कैरेक्टर जो भी अब करना है, ये बहुत ही नेचुरल एक्टर बनेगा उस कैरेक्टर के लिए। जो भी कैरेक्टर अब इस ड्रामे में प्ले करना है, वो उसके एरेटिक इंस्टिंक्ट्स, वो जो भी बोलता है, वेरी फिल्टर्ड, सोफिस्टिकेटेड एंड पॉलिश्ड नहीं है। जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं वो। इसलिए वो परफेक्ट पर्सन है, परफेक्ट बंदा है ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए। सो जो भी डीप स्टेट स्क्रिप्ट रचा है, उसके लिए ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जब मैं पीछे देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब वो ट्रबल्स से गुजर रहे थे, जो जुडिशियल ट्रबल्स से गुजर रहे थे, डीप स्टेट उन्हें डाउन ले सकता था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि डीप स्टेट उन्हें ये रोल देके उन्हें इस पोजीशन में बिठाया। I'm not saying whatever he does is basically based on a script done by somebody. But the thing is, they calculated that there is a long term script, और जो भी इसके इंस्टिंक्ट हैं वो उनके काम आएंगे, उस लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट के काम आएंगे। मगर फ्रॉम शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, एज आई सेड, यूएस का 7.5 चल रहा है, और जन्मराहु शुरू होने वाला है जून जुलाई में, और जुलाई में मंगल और केतु का योग होने वाला है, और जुपिटर जो है उनका ट्रांजिट अच्छा है यूएस के लिए अभी। मगर जब वो आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, जो जुपिटर इन राहु नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, और राहु उन्हें देखता होगा कुंभ से। सो जून, लेट जून जुलाई, द टाइम फ्रेम इज अ वेरी डेलिकेट टाइम पीरियड। वो बहुत ही नाजुक टाइम पीरियड है यूएस के लिए और वर्ल्ड के लिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये ट्रेड वार ट्रंप ने शुरू किया है, उसने पास किया है 3 महीने तक, मगर this is not the end of it. We are going to see it again, and because June and July are a very crazy time for US and for the world, मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई में ये फिर से खड़ा होगा, ये इश्यू जो है फिर से खड़ा होगा, और ये बहुत ही प्रॉब्लम्स होंगे इस ट्रेड वार से। मगर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, भारत जो है, भारत के जो नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, और स्पेशली जयशंकर जी, वो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, जो वो जानते हैं कैसे बर्ताव करना है ट्रम्प जी के साथ। उन्हें इफ यू पिस हिम ऑफ, बेसिकली सी ही हैज सिंहलग्न विथ मार्स इन इट, मंगल इन द लग्ना, so he can be unforgiving. So you don't want to rub him off the wrong way. You basically want to be on his good side. So मुझे लुकिंग एट द एनुअल चार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ट्रेड डील के बारे में बात हुई थी मोदी जी और ट्रम्प जी के बीच में, जब मोदी जी यहाँ आए थे, डीसी आए थे, वो अब तो फ्रक्टिफाई होगा। वो उन्होंने कोशिश की थी ट्रेड डील के लिए 2016 ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में, और उन्होंने फिर भी बाइडेन के टर्म में भी कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प वांट्स टू शो ए विन, ही वांट्स टू शो दैट he is able to make trade deal, and this trade war is a good strategy because he is bullying people into making good deals for US. So वैसा पिक्चर पेंट करना चाहता है, इसलिए वो भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होगा, और मोदी जी भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होंगे। Internally, all these opposition leaders will say India is budging, look at other countries, they're fighting hard, India has no spine, but that is all nonsense. मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी होने वाला है इस दशाब्द के अंत में,
उसमें यूएस और भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत का साथ होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशन विथ यूएस, it is fine to make some compromises in the short term. So जो भी और बहुत बुरे compromises नहीं होंगे, कुछ compromises होंगे मगर बहुत बुरे compromises नहीं होंगे। इसलिए भारत कुछ ट्रेड डील बना लेगा और कुछ और देश जो हैं वो यूएस से ट्रेड डील बनाएंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जो है, चाइना विल बी इंटरनेशनली पुश्ड टू ए कॉर्नर बाय यूएस, because the whole intention of this trade war is it's not about the rest of the world. And the other Yes. thing is ये मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में वापस लाने का वो सब बहाना है, वो सब बेसिकली ऑन द सरफेस, because you want to sell this to people. That's not going to happen. I mean, some manufacturing has been coming back for the last several years, for the last six or 7 years. मगर वो बहुत ही कम है, वो बड़ा रीजन नहीं है, वो एक छोटा रीजन है, मगर उसे सेल करना आसान है लोगों को। मगर द रियल रीजन, एज आई सेड, इज टू पुश चाइना इनटू ए कॉर्नर। इसलिए अगर आप वो जो भी प्रतिशत, जो भी परसेंटेज बता रहे हैं, वो टैरिफ के परसेंटेज अगेंस्ट वेरियस कंट्रीज, you will see that China has the biggest percentage. And when China reacted aggressively, ट्रम्प जी और एग्रेसिव बन गए, 100 से ज्यादा % टैरिफ लगाया, और ये बेसिकली बढ़ता जा रहा है, इसे ये ऑक्शन की तरह बढ़ता जा रहा है। ये सब partly it is the ego of Trump. Basically, like I said, you don't want to be on the wrong side. You don't want to rub him the wrong way. He can really be pissed off. He wants to show that people are listening to him and his strategy is working. और अगर आप उनसे बहस करने लगते हैं तो वो और भी भड़क जाएंगे। सो चाइना वही कर रहा है, और ये चाइना का नेचर भी है। चाइना कई सालों से इसका प्रिपरेशंस कर रहा है। चाइना के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए और एंटी यूएस सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए। सो और चाइना भी जानता है कि यूएस और चाइना के बीच में ताइवान को लेके कुछ करना पड़ेगा, और टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है। सो वो भी शायद एक युद्ध और ट्रेड वॉर एंड फाइनली अ रियल वॉर विथ यूएस probably China also wants. Probably China CCP's calculation is that अगर यूएस को विलन बनाएंगे तो हम लोग इकट्ठे रहेंगे, जो भी चाइना में है, और जो भी एंगर है देश के अंदर, उसे बेसिकली सप्रेस करके रख सकेंगे और लोगों में एकता रहेगी। सो इट इज देयर कैलकुलेशन, और यूएस कैलकुलेशन इज आल्सो टू कीप पिसिंग ऑफ चाइना। सो आई एम अफ्रेड सम डील्स विल बी मेड, कुछ देशों से कुछ डील्स बना लेंगे, मगर जब चाइना की बात है तो ये बढ़ता जाएगा, और ये बेसिकली it will basically reach a point of no return. China will be pushed to a corner, और ये जो बहस चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आके but in the end basically this will have a big impact on the economy and reshuffling. basically चाइना जो भी ट्रेड करता है यूएस के साथ, उसे रीएडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ यूरोप के साथ करना पड़ेगा, कुछ न्यूजीलैंड, लाइक दैट बेसिकली, कुछ अदर कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। सो यूएस चाइना विल रिकैलिब्रेट देयर ट्रेड, सो सम रिकैलिब्रेशन होगा, मगर ये वेरी अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। ये जो रिकैलिब्रेशन ऑफ ट्रेड जो हम बात कर रहे हैं, ये वेरी अनप्रेडिक्टेबल है। सो माय असेसमेंट इज from the end of after October 2025, ये बहुत ही बुरा वक्त है चाइनीज इकोनॉमी के लिए। चाइना ये कैलकुलेट करेगा कि वो यूएस को फाइट कर सकते हैं, उनके पास ताकत है यूएस से मुकाबला करने का, और वो कोशिश तो करेंगे, मगर अक्टूबर के बाद और 2026 में चाइनीज इकोनॉमी सफर करेगा। और यूएस बेसिकली अगर चाइनीज इकोनॉमी में कुछ
ट्रबल्स बढ़ रहे हैं, for US it is a desirable thing. So it's like there is a fight, you just pour more petrol on it. So US will try to do that in 2026 and try to weaken China to a point where some kind of conflict is unavoidable, and also there is some unrest within the country, just like China increases unrest in various other countries, जो भी like भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दूसरे देशों में अपने हाथ डाल के अनरेस्ट, जो भी ऑर्गेनिकली थोड़ा सा अनरेस्ट है उसे मैग्नीफाई करके उन देशों को डिस्टेबलाइज करने का जो चाइनीज हैबिट है, चाइना का आदत है, वो यूएस भी करने के लिए तैयार होगा। और एक वाइल्ड कार्ड है यहाँ पे। मुझे मंडेन चार्ट्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, चाइना के नैऋती दिशा में तालिबान कुछ गड़बड़ करेंगे अगले 12 महीनों में। तालिबान लोग जो हैं अफगानिस्तान में, उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा और कुछ अनरेस्ट, इस्लामिक अनरेस्ट आल्सो शुरू होने की संभावना है वहां पे, चाइना के नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर में। सो वो एक टेंशन रहेगा और इकोनॉमिक टेंशंस रहेंगे। सो द नरेटिव दैट चाइना एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, चाइना इज अ प्रॉस्परिंग कंट्री और चाइना यूएस को ओवरटेक लेने वाला है अगले 10 सालों में, वो नरेटिव थोड़ा सा शेकी लगने लगेगा लोगों के लिए, और वो बहुत जरूरी है यूएस के कैलकुलेशंस के हिसाब से। सर मैंने दो चीज और पूछनी है चाइना के रिलेटेड ही, कि हमें मालूम है कि जो ये ट्रेड वॉर है ये चाइना को टारगेट करने के लिए है, दिस एवरीबॉडी नोस नाउ। लेकिन कई लोगों का मानना है कि क्या चाइना उसी रास्ते पे है जैसे यूएसएसआर था? यूएसएसआर भी अपने ही बोझ के नीचे दब गया, अमेरिका ने यही गेम उनके साथ प्ले किया था, उनके टुकड़े हो गए। क्या चाइना भी उसी रास्ते पे जा रहा है कि इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, और इनका जो प्रेसिडेंट है उसका क्या होगा? अब तक तो चाइना उस रास्ते पे नहीं चल रहा है, मगर यूएस कोशिश कर रहा है कि उसे उस रास्ते में पुश करे। और जो भी ये ट्रेड वार हो रहा है, और जो भी यूएस और चाइना का कोल्ड वार बढ़ेगा अगले 2 सालों में, इससे जो भी सोवियत यूनियन में हुआ था 1980s में, वो चाइना में वो ही चाइना में दोहराने के लिए यूएस कोशिश कर रहा है। और मैंने कई साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि चाइना बिटवीन 2020 एंड 2036, इन 16 सालों में चाइना टुकड़े टुकड़े होने वाला है, 5 मोर टुकड़े होने वाला है। सो ये ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल। और जो भी यूएस कर रहा है, चाइना को उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ड ऑन वेरियस लॉन्ग टर्म मंडेन चार्ट्स, सी नथिंग इज रिटन इन स्टोन। इफ चाइना इज स्मार्ट अबाउट इट, दे कैन अवॉइड इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट नहीं होंगे, वो यूएस के ट्रैप में फंस जाएंगे और वो इसे इगोइस्टिकली ले लेंगे, और जो भी सोवियत यूनियन के साथ हुआ था वो चाइना के साथ फिर भी होगा। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर एक चाइना एक बड़ा देश ये इंडिया का नेबर है, तो इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। वो उन्होंने प्रॉब्लम खड़ा किया था पहले भी, इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है चाइना का पतन। और चाइना ऑफ कोर्स even after splitting into multiple countries, those countries will still be strong countries, but it is easier to deal with them rather than dealing with one CCP. And moreover, कुछ जो भी देश बनने वाले हैं आज के चाइना से, उनमें कुछ डेमोक्रेसी होंगे, और डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन इज वेरी मेसी। बेसिकली देयर विल बी अधिकार पक्ष और विपक्ष और कुछ पॉलिटिक्स। सो इंडिया कुछ पॉलिटिक्स प्ले कर सकता है, और इंडिया का हाथ रह सकता है वहां पे लॉन्ग टर्म में। सो ये इंडिया के राइट्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर जब अगर आप इसे यूएस के आईने से देखते हैं, तो यूएस के लिए ये जो भी खेल यूएस खेलने वाला है अगले 6-7 सालों में,
इससे यूएस भी वीक होगा। ये इट्स नॉट लाइक यूएस विल रिमेन एज पावरफुल एज इट इज नाउ। यूएस भी वीक हो जाएगा, मगर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यूएस विल बेसिकली जस्ट फॉल कंप्लीटली। नो, यूएस मैंने कई साल पहले कहा है कि जो भी यूके में हुआ था 1940s और 1950s में, वो 2020s और 2030s में यूएस के साथ होने वाला है। सो एन अनक्वेश्चन सुपर पावर बिकमिंग a good power, but basically not a unquestioned number one. So वो ट्रांसिशन में यूएस है। और इट डजंट मैटर व्हिच कंट्री, व्हिच पार्टी इज रूलिंग द कंट्री। अगर कमला हैरिस जीत जाती तो भी ये होती, और ट्रम्प जीत गए अभी होगा, मगर द पाथ यू टेक फर्दर एग्जैक्टली हाउ यूएस विल वीकन इटसेल्फ, वो डिपेंड करता है। अगर कमला हैरिस विन जीतती है या ट्रम्प जीतते हैं, उस पे आधारित बन के दूसरे रास्ते से हो जाता। मगर लॉन्ग टर्म में चाइना को टेक ऑन करके, चाइना के राइस को उसके कंटेन करने की कोशिश करके, और चाइना को कई हिस्सों में बांटने पर मजबूर करने की कोशिश में यूएस वीक होना लिखा है। ये तो होना था इस अगले 6-7 सालों में, ये तो होना था। सो बट द थिंग इज दिस इज गुड फॉर इंडिया। यूएस विल बिकम ए लिटिल वीकर, बट compared to China and Russia, US will still be a strong country, or China and Russia will fall. Both the countries, I'm afraid, they will be balkanized. They will be split into multiple countries. So इसलिए some people may think that भारत को रशिया के साथ अलाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑलवेज मेंटेन किया है और अब भी मेंटेन करता हूं कि भारत को यूएस के साथ जोड़ना है, यूएस के साथ जुट के रहना है। और जो देयर विल बी सम टेंशंस बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम वी हैव बीन विद रशिया। इसलिए यूएस में जो कुछ लोग हैं, यूएस के डीप स्टेट में कुछ लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं करते हैं भारत को, और जो भारत को बेसिकली नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर ignore all that and keep increasing the ties with US. That is the right thing, because when Russia has to choose, अगर रशिया को चाइना और भारत के बीच में एक राज्य को चुनना होगा, वो चाइना को चुनेंगे, वो भारत को नहीं चुनेंगे। और वो आने वाला है, कुछ ही सालों में वो आने वाला है। इसलिए रशिया को ठुकराने की जरूरत नहीं है, मगर मेंटेन गुड रिलेशंस विद बोथ एंड बी रेडी टू जंप ऑन द शिप। सो दैट आई थिंक जयशंकर जी बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। और इसी तरह बेसिकली यूएस के लिए, यूएस से अनदर थिंग, अगर 2028 में ट्रम्प के बाद एक डेमोक्रेट आ गया तो भी कोई बात नहीं। इट डजंट मैटर इफ इट्स डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। यूएस और भारत का जो संबंध है वो बढ़ता रहेगा, और इसी तरह बढ़ाते रहना है इंडिया के लिए। चलिए सर, अभी आपने चाइना का और अमेरिका का, इन दोनों को बता दिया। अब चाइना का भी जो है, आपने पहले बोला कि जितने कंट्रीज है उसके आसपास सभी तंग हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो बांग्लादेश के जो सो कॉल्ड टेम्पररी प्रधानमंत्री हैं, वो पहुंचे हुए थे चाइना में, और वहां पर उन्होंने कई अजीब अजीब सी बातें बोली हैं कि 7 सिस्टर्स हम दे देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। वहां पर एक बेस बनाने के लिए चाइना को बुला लिया। सो चाइना इज नाउ यूजिंग बांग्लादेश टू डिस्टर्ब इंडिया। क्या वो 7 सिस्टर्स जो है चिकन नेक को काटकर वो चाइना ले जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा जैसे वहां पर डिस्कस हुआ था? इज बांग्लादेश नाउ गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम जस्ट लाइक पाकिस्तान? पहली बात, बांग्लादेश प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहेगा अगले कुछ साल तक, और उस रीजन में एक युद्ध की भी संभावना है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बांग्लादेश चिकन नेक को काट के चाइना को देने में सफल रहेगा, क्योंकि ये 1962 नहीं है, ये 1962 का इंडिया नहीं है, और मोदी जी जवाहरलाल नेहरू नहीं है। ये we will handle it very well. There will be some tensions with China in the next few years, but the thing is, this will be handled well, and we will not lose the northeastern region to China. But the thing is, जब मैं ये कहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि टेक इट इजी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी लॉट ऑफ टेंशन देयर। बहुत कुछ होने वाला है अगले साल में और अगले कुछ सालों में। इसलिए भारत को वेरी अलर्ट रहना पड़ेगा, और भारत को
यूएस के साथ जो संबंध है उसे उसे बढ़ा के, और ऑल द वेपनरी, ऑल द टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, ऑल दिस हैज टू बी अप टू डेट, एंड भारत को चाइना को सीरियसली लेना पड़ेगा और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. मगर in the end, basically, my assessment is that India will prevail. China will not succeed in these designs. और एक बात है, बांग्लादेश बांग्लादेश को हमेशा के लिए खो देना भी अच्छा नहीं है. Bangladesh is playing. My assessment is, I said this several months back also, when people were thinking that India should just, when Modi ji राइस भेज रहे थे बांग्लादेश को, और कुछ लोगों ने, राइट विंग के कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन को आप राइस दे रहे हैं, दुश्मन की मदद कर रहे हैं, ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये आदमी कुछ नहीं जानता. तब भी मैंने बताया था कि अगर आप बांग्लादेश से एग्रेसिव रहते हैं तो बांग्लादेश हमेशा के लिए खो देंगे. वो चाइना का एलाई बनेगा और वो अच्छा नहीं रहेगा इंडिया के लिए. इसलिए बांग्लादेश को ऐसी गलतफहमी में रखना है कि इंडिया का भी दोस्त रह सकता है. So Bangladesh will think that we are being smart, we are playing the double game. Just like India is playing the double game with Russia and US, Bangladesh डबल गेम खेलना चाहेगा भारत और चाइना के साथ. सो उन्हें खिलाना चाहिए, खेलने दीजिए, मगर कंप्लीटली चाइना के बास्केट में जाने नहीं देना है. अगर बांग्लादेश को हमेशा के लिए खो दिया है तो वो बहुत ही बुरा होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए. सो आई थिंक, इन माय ओपिनियन, जयशंकर जी और मोदी जी जो हैं वो ये बहुत ही चालाकी से ये खेल खेल रहे हैं. बांग्लादेश पे दबाव डाल रहे हैं, मगर इतना दबाव नहीं कि उसे खो देंगे. सिचुएशन, वी डोंट हैव अ लॉट लेवरेज हियर. अनफॉर्चुनेटली सारा लेवरेज बांग्लादेश के पास है. वो भारत से भी दोस्ती बना सकते हैं और चाइना से भी दोस्ती बढ़ा सकते हैं, और दोनों को बेसिकली एक के खिलाफ एक बेसिकली खिला सकते हैं. सो बांग्लादेश के पास और ज़्यादा लीवर है, हमारे पास ज़्यादा लेवरेज नहीं है. इसलिए जो भी हमारे कंट्रोल में है उसको लेके मोदी जी और जयशंकर जी अच्छा काम कर रहे हैं, करने दीजिए. विपक्ष जो भी बक रहा है ये बेसिकली बेबुनियाद है. वो जस्ट प्रॉब्लम खड़ा करना चाहते हैं. यू डोंट विन बाय बीइंग लाइक, you don't be if you are just a cowboy and just go into a big shooting march, you won't win basically. Take 1971 for example, जब मुक्तिवाहिनी के साथ बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए भारत सेना ने लड़ा था, तो प्रिपरेशंस कई महीने तक चले थे. you don't basically do something very quickly. So my assessment is, some short term, medium term and long term planning is going on in New Delhi. So this is a good time to basically be cautious and watch what you are saying. और एग्रेसिव बनने की जरूरत नहीं है. जब एग्रेसिव काम करना है ये लोग करेंगे. अभी वक्त नहीं है, मगर आ सकता है इस साल में, अगले 12 महीनों में आ सकता है कुछ एग्रेसिव एक्शन लेने की. Not like the 1971, but something contained and something basically localized. Some action is possible in the next 12 months. Magar, there's no point in bravado. What you want to result. So इसलिए this is a very नाजुक सिचुएशन है. और जैसे मैंने कहा था, बांग्लादेश के पास सारे मोहरे हैं, इसलिए हमें केयरफुली जो भी एक दो मोहरे हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना है. और मुझे कॉन्फिडेंस है कि करेंगे मोदी जी और जयशंकर जी. और एक बात है कि हमने देखा है कि वक्फ बिल पास हो गया है. मैंने कहा था कई महीने पहले कि मार्च से लेके मोदी जी के लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है. इस मार्च से अक्टूबर तक जो वक्त है ये बहुत ही कंड्यूसिव टाइम है मोदी जी के लिए. और इस टाइम पे कुछ एग्रेसिव
एंड कुछ लॉन्ग लॉन्ग टर्म फार रीचिंग लेजिस्लेटिव एजेंडा पास करने के लिए ये बहुत ही कंड्यूसिव टाइम है, इसलिए उसका पूरा फायदा उठाना है। और अपार्ट फ्रॉम वक्फ बिल मुझे कॉन्फिडेंस है कि और कुछ होने वाला है, कुछ एग्रेसिव एंड फार रीचिंग एजेंडा पास होने वाला है अगले कुछ महीनों में। अक्टूबर के बाद थोड़ा सा वीक हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए जो विंडो है वो है अक्टूबर तक। सो अक्टूबर नवंबर तक बहुत सारा करना है। अच्छा राव साहब, ये सब लोग देख लिया हमने कि वक्फ बिल जो पास हो गया, आपको लगता है कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट भी रोक सकता है या इजीली ये भी पास हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट? I don't have a good astrological basis for saying it, but overall, given that this time is very favorable for Modi ji and for their agenda, for their legislative agenda, my assessment is that it will not be stopped by Supreme Court. It will basically go ahead, and it will basically be seen as a win for Modi ji, Modi government. So Okay. I'm very positive that things will move. And like I said, apart from this, और कुछ भी एजेंडा एजेंडा पास होगा अगले कुछ महीनों में। चलिए सर, एक लास्ट विच पीपल ऑलवेज आस्क इज कि वेस्ट बंगाल इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। मोदी जी ने पूरे भारत में नक्सलवाद को खत्म कर दिया, सिचुएशन को कंट्रोल कर दिया, वेस्ट बंगाल हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। आपको लगता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, जैसे मणिपुर पे इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया एंड वी हैव टेकन द थिंग्स अंडर अवर कंट्रोल? डू यू थिंक दैट वेस्ट बंगाल कैन कम अंडर अवर कंट्रोल समहाउ? ममता बनर्जी जी का चार्ट वेरी कंट्रोवर्शियल है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, इवन ईयर ऑफ बर्थ इज नॉट वेल नोन, मगर the chart that I use, based on that I made some correct predictions for her in the past, like her winning the last elections and a few things like that. So I'm not 100% confident, but I have a high level of confidence कि जो चार्ट ममता बनर्जी का है मेरे पास, सीक्रेट नहीं है, मैंने उसे वीडियो में डिस्कस किया था। सो अगर वो चार्ट एक्यूरेट है तो उनकी बुरी दशा शुरू हो गई थी एक एक साल पहले ही। सो उनका देयर इज ए गुड चांस अगले अगले साल है इलेक्शन 2026 में है, राइट? बंगाल इलेक्शन, या 2026 में जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, उसमें ममता जी की जीत सत्य नहीं है, क्योंकि उनकी जो अच्छी दशा थी वो खत्म हो गया है। जो दशा उनके पतन की सूचना करती है, वो दशा अभी तक शुरू हो गई है, इसलिए शी इज वनरेबल। मगर एक बात यह है कि ममता बनर्जी को लेके एक बात यह है कि वो उनके पास एक सारे तांत्रिकों का फौज है जो उनके लिए तंत्र करते हैं। वो शी हायर्स a bunch of tantric and they do various pujas, various tantras, and she herself chants Durga Saptasati, and she's a worshipper of Durga, even though she may be acting against the interest of Hindus। वो चंडी साधक हैं वो, और सारे तांत्रिक हैं जो लगे रहते हैं उनके लिए पूजा पाठ करने में और तंत्र करने में लगे रहते हैं। और बगलामुखी जी का भी तंत्र चलता है जब भी इलेक्शंस है, इसलिए थोड़ी दैवी शक्ति है उनके पास। मगर एक बात ऐसी है कि इवन इफ somebody has lot of spiritual energy because of various rituals etc, अगर उनका इंटेंट अच्छा नहीं है, अगर उनके इंटेंशंस बुरे हैं, तो वो जरूर पतन होंगे। सो व्हाट एस्ट्रोलॉजी शोस इज दिस इज योर गुड टाइम, दिस इज योर बैड टाइम, and depending on the pujas that you do, depending on the sadhana that you do, the bad times can be delayed a little bit, and even in the bad times, the bad that happens to you, it may not be so bad. It can be relatively bad, but not as bad as it could be. So it is tough to say given the amount of protection she seemingly apparently has around her। मगर मुझे ऐसा लगता है कि this is the perfect time। she is vulnerable for the last year or so,
she has been running a bad dasha. She is vulnerable, and next year's annual charts also are actually conducive. So this is the best opportunity for BJP to take her down. But the moves have to be made correctly, and I haven't found a good chart yet for the opposition leader. See, you have हम्म, to take her down. उनका चार्ट बुरा है, उनका वक्त बुरा है, ये काफी नहीं है। आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जो बीजेपी को लीड्स कर सकते हैं और उनका चार्ट अच्छा है और उनका अच्छा वक्त चल रहा है। ऐसे आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज, आई हैवंट फाउंड सच अ चार्ट येट, बट लेट्स होप दैट बीजेपी कैन फाइंड द राइट लीडर and they can take down Mamata Banerjee. But the best chance is next year. She is already running a bad time, and this is a time when she can fall big time and not rise again. ओके सर, आपने मुझे एक चीज बोली अभी कि वो बहुत तांत्रिक यूज करती है एंड लॉट ऑफ पूजा पाठ करती है ताकि वो प्रोटेक्शन लगी रहे। सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, आई वांटेड टू फाइंड आउट विद दैट वन ओनली, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फाइंड अ लॉट ऑफ हिंदूज, दे स्टिल आर लाइक सेकुलर हिंदूज, सेकुलर नहीं है, सेकुलर है। अभी भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी, स्टालिन, इन सबको सपोर्ट करते हैं। सर, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है आपके पास कि इन सब के ऊपर भी कोई मंत्र मुंत्र लगा के इनको भी थोड़ा सा ठीक किया जाए? तो पूजा बता दीजिए इनको। सी, अगर एक छोटा सा स्टोन है यहाँ पे और उसे मैं हिलाना चाहता हूँ, तो ऐसा पुश करूं तो स्टोन हिल जाएगा। थोड़ा सा फोर्स काफी है। अगर एक बड़ा बोल्डर है यहाँ पे, बड़ा राख है, तो मुझे एक ट्रॉली लाना पड़ेगा और जो कहते हैं वो दो मशीन लाके मशीन से हिलाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से नहीं हिला पाऊंगा अगर एक बड़ा राख है तो। अगर एक माउंटेन है तो उसे हिलाने के लिए आपको बहुत ही बम लगाने पड़ेंगे। ये बेसिकली मशीन से भी नहीं हिलेगा। अनफॉर्चुनेटली जब आप ये इसकी बात करते हैं, हिंदूज में जो एपैथी है, हिंदूज में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हिंदुइज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट लिबरल, मोस्ट सेक्युलर रिलीजन इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। मगर जो भी विजडम सनातन धर्म में है, उसे लोग भूल चुके हैं और उससे शर्मीले हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ इट, उन्हें शर्म लगता है कहने में कि हम हिंदू हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये हजार सालों का काम है। हजार सालों जो भी फॉरेन इन्वेडर्स, दूसरे धर्मों के, दूसरे मजहबों के लोग आए थे, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड द शेम हमके अंदर लगाया था। इसलिए उसे ओवरकम करना इजी नहीं है। ये एक आदमी, दो आदमी ओवरकम कर सकते हैं, मगर एज ए सोसाइटी टू ओवरकम ऑल दैट सेंस ऑफ शेम, सेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट, सेंस ऑफ बेसिकली आवर रिलीजन इज ए very backward religion, whereas some of these modern religions like Christianity are very enlightened. ये जो फीलिंग है लोगों के अंदर, ये बहुत ही, it's at the level of basically very inner level, very deeper psyche basically has been changed over 1,000 years. So जो भी 1,000 साल लगा था जो भी चेंज लाने में, उसे अंडू करने के लिए, उस चेंज को अंडू करने के लिए बहुत एफर्ट लगेगा। जैसे मैंने कहा था, ये एक बिग माउंटेन, जो एक बिग हिल को बेसिकली मूव करने जैसा है, मगर होगा। मैंने ये भी कहा है कि 950 एडी से लेके 2100 एडी तक सनातन धर्म के लिए बहुत बुरा वक्त है, भारत के लिए बहुत बुरा वक्त है, मगर वी आर ऑन द कस्प ऑफ ए मच बेटर टाइम when India will again rise and roar as a superpower in the world. We are on the cusp of that. इसलिए ये बहुत ये चेंज होगा, मगर एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, ये कुछ साल लगेंगे। और एक या दो आदमी एक मंत्र पढ़ने से या एक पूजा करने से, एक रिचुअल करने से ये नहीं होगा। मगर एक बात मैं कह सकता हूँ, जो विश्व में धर्म की रक्षा करता है वो है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान वो रेजोनेट करते हैं हमारे सोल से।
आत्मा जो है हमारे अंदर, उसे शास्त्र में ऐसे बताया गया था कि वो हार्ट के केव में एक स्पार्क का फायर है। that is basically soul, not physical. It is in the subtle body. So the soul is of the same nature of सूर्य भगवान। सूर्य भगवान अग्नि स्वरूप हैं, आत्मा अग्नि स्वरूप है, और उनके उनके बीच रेजोनेंस होता है। अगर और अगर आप अग्नि से साधना करते हैं, एक हवन करते हैं, अग्नि लगा के आपके सामने आप आहुतियां डालते हैं, तो उस अग्नि को देख के आप में जो आत्मा है वो जाग उठेगा। आपका नॉर्मली और आत्मा इज बेसिकली सप्रेस्ड, एंड व्हाटएवर वी आर थिंकिंग इज बेसिकली माइंड, ऑल द वासनास, हमारे मन में जो भी वासनाएं हैं वो डोमिनेट करते हैं। मगर जब हमारे अंदर जो आत्मा है वो ज्वलित होता है, तब तो एक क्लैरिटी सा आ जाता है। वो अगर आप हवन के सामने बैठ के मेडिटेट करते हैं तो वो क्लैरिटी आ जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया था कि अग्नि में जो आहुतियां आप डालते हैं वो सूर्य भगवान के पास जाते हैं। सूर्य भगवान के लिए वो अन्न बन जाता है, उनका उनका फूड बन जाता है। सो अगर सूर्य भगवान इफ सन इज स्ट्रेंथेंड, अगर सूर्य भगवान बलोपेत होते हैं, सो धर्म बलोपेत होगा इस दुनिया में। सो पिछले शताब्दों में जब बहुत सारे हिंदू जो ऐसी हवन करना इज ए नित्य कर्मा। इफ यू लुक एट नित्य कर्मा, हवन इज वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड नित्य कर्मास। हर बंदे को हर दिन सुबह को हवन करना चाहिए। मगर और लोग करते थे, कई साल पहले हर हिंदू हवन करता था। मगर पिछले 1000 सालों में जो भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए, उनसे हिंदुइज्म जो भी सप्रेस हुआ, जो भी हिंदूज में सेल्फ कॉन्फिडेंस गया, इसलिए लोग ऐसा मानने लगे हैं कि ये जो भी हवन हवन तर्पण आदि कर्माएं हैं ये सब सुपरस्टिशन है। सो लोग ये काम बंद कर दिया लोगों ने। अगर if let's say in India 1% of Indians, जो सिर्फ 1% भारतीय हर दिन हवन करना शुरू करेंगे, 10 मिनट में कर सकते हैं एक छोटा सा हवन। Actually on my website vedicastrologer.org there are simple manuals for doing havan to various devatas. There are 32 different devatas you can do havan for. Just do a simple Ganpati havan. Just do 10 मिनट का हवन करें हर दिन सुबह को। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट एक छोटे से पात्र में जस्ट घी एंड कॉपरा, ड्राई कोकोनट कॉपरा जो होता है उनके पीस और घी और शायद कुछ तिल, काला तिल या सफेद तिल। That's it basically. You can do a very simple havan, very little smoke. If 1% of Indians start doing it every day, I'm very confident that big changes will happen. In the times when a lot of Indians were doing havan on a regular basis, there was dharma in the world, and that is basically that is what we lost. People need to go back to that. So if you want me to suggest one particular thing, that is what I suggest. Everybody start doing havan every day in the morning for just 10 minutes. Just do Ganpati havan. That will, within 10 years, it will make a big change in the country. Sir, you have really given a beautiful formula, and I will request you to only touch on how to wake up these secular Hindus. And for that, whatever needs to be done, a Havan therapy to be shared with them, we'll do that separately in one show if you will permit. But today, what you've done, अरे आपके साथ बोलते बोलते मैं भी इंग्लिश में बोलने लग गया हूँ। So आज आपने जो किया है वो एक ही है, विच इज कि ट्रंप ने जो ये युद्ध शुरू कर दिया ट्रेड वॉर का, टारगेट चाइना है। चाइना को वो छोड़ेंगे नहीं, इनके टुकड़े करके छोड़ेंगे और इसकी इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी जो है असर मुझे दिख रहा है। मैं खुद चाइना में रहता हूं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग वालों का बुरा हाल है क्योंकि ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं एंड दे डू नॉट नो वे टू मैन्युफैक्चर and where to send because सारी दुनिया में रिसेशन है। They are literally running around to save themselves and Chinese government is telling the people have patience। कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आपने घबराना नहीं है।
कि एक ही आदमी था पहले जिसने बोला था आपने घबराना नहीं है, वो जेल में बैठा है, इमरान खान। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बोलना शुरू कर दिया आपने घबराना नहीं है, बट आर दे गोइंग टू विन इट, आर दे डू दे हैव अ स्ट्रेटजी, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम, 50 मिनट्स। आई एम सॉरी आपने बोला था 30 मिनट में खत्म करना है, बट विद यू इट्स लाइक आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इट इज सो एंगेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।